फिल्म की शुरुआत में हम एक बड़ी सी हवेली देखते हैं जहां पर एक लड़की पियानो बजा रही थी, लेकिन पियानो बजाते बजाते उसके हाथों से खून बहने लगता है। फिर वह पलटकर देखती है, यानी यह लड़की एक भूत है। इसके अलावा हम कुछ मिस्री तांत्रिकों को देखते हैं जो एक मम्मी पर मंत्र पढ़ रहे थे और ऊपर कुछ लोग फांसी पर लटके हुए दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर यह हवेली हॉन्टेड है। यह हवेली एडविन डुप्लेक्स नाम के एक फ्रेंच अधिकारी की थी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद अब यह उसकी पत्नी हेलेन के नाम पर है। लेकिन हेलेन अब यहाँ नहीं रहती और यह हवेली वर्षों से बंद पड़ी है। अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ फिल्म की शूटिंग होने वाली है। अथिया, जो एक आर्ट डायरेक्टर है, वह भी इस फिल्म में पैसा लगा रहा था। दरअसल हवेली का किराया और सेट का खर्चा भी वही उठा रहा था। फिल्म पहले से ही देरी में थी और इसलिए मुख्य प्रोड्यूसर बहुत जल्दबाजी में था। उसे अब यह फिल्म जल्द से जल्द निपटानी थी। वह अथिया को कॉल करके बताता है कि फिल्म की हीरोइन और डायरेक्टर बड़ी चेरी पहुंच चुके हैं। अथिया कहता है, सर आप चिंता मत करें, सेट का 90% काम पूरा हो चुका है। 24 घंटों में हम शूटिंग शुरू कर देंगे। तभी उनका एक को-वर्कर आकर अथिया को बताता है कि उन्हें एक पुराना पियानो मिला है और उसे देखने के लिए कहता है। फिर अथिया जाकर उस पियानो को देखता है जो आधा मिट्टी में दबा हुआ था। उसे पता चलता है कि पियानो बहुत पुराना है और पेरिस में बना हुआ है। स्टार्टिंग के सीन में वही भूत इस पियानो को बजा रहा था, लेकिन वह बस एक दृश्य का हिस्सा था। असल में पियानो अब मिला है, लेकिन इसके बाहर आते ही हवेली के किसी कोने में एक भूत जाग जाता है। खैर, फिर से प्रोड्यूसर का कॉल आता है और वह बताता है कि अभी पता चला है कि हीरोइन डायरेक्टर के साथ शादी करके हनीमून पर चली गई है। ये सुनकर अथिया चौंक जाता है। अरे यार, ऐसी भी क्या जल्दी थी? लेकिन प्रोड्यूसर का कहना था कि अब वह इस फिल्म को हीरोइन के बिना नहीं बनाएगा और शूटिंग कैंसिल कर देता है। अथिया उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है, सर ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन प्रोड्यूसर उसकी एक नहीं सुनता और फोन काट देता है। तभी अथिया की मंगेतर वीणा आती है जो शॉपिंग करके आई थी। वह खुशी से बताती है, तुमने जो मुझे 50,000 रुपये दिए थे वह मैंने सब खर्च कर दिए। देखो कितना बढ़िया सामान लेकर आई हूँ, इससे सेट में 4 चांद लग जाएंगे। अथिया पहले से ही गुस्से में था तो वह उसे डांट देता है। इसके बाद हमें संत कलंगी नाथर का मंदिर दिखाया जाता है जहाँ अथिया के पिता, उसका दोस्त शंकर और मीना सभी फिल्म के बंद होने से परेशान थे। अथिया तो पहले से ही परेशान था और इस वक्त वह हवेली की ड्राइंग बना रहा था। तभी अथिया के पिता शंकर से कहते हैं, देखना सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अथिया के सिर पर स्वयं कालकी नाथर का आशीर्वाद है। और वह अथिया के जन्म की कहानी सुनाते हैं। उस रात तेज बारिश हो रही थी और अथिया की मां को अचानक से प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। अथिया के डैड उन्हें काट में हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, लेकिन उनका काट मिट्टी में फंस जाता है। सामने कालंगल का मंदिर था और अथिया के डैड को कुछ समझ नहीं आता तो वे अपनी वाइफ को लेकर मंदिर चले जाते हैं। तभी वहां पर एक दिव्य प्रकाश आता है जो अथिया के डैड को बताता है कि उनके बच्चे का जन्म एक विशेष नक्षत्र में होने जा रहा है, इसलिए उनका बच्चा बहुत खास होगा। फिर वह दिव्य शक्ति ही उस बच्चे की डिलीवरी करवाती है, लेकिन बच्चा विकृत और मृत पैदा होता है। इस पर अथिया के डैड नाराज होते हैं और भगवान से पूछते हैं कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ। वे निराश होकर अपनी वाइफ को लेकर वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। मंदिर की मूर्ति से तेज रोशनी निकलती है और अथिया के शरीर पर पड़ती है, जिससे वह बच्चा जिंदा हो जाता है और पूरी तरह ठीक भी हो जाता है। यह थी अथिया के चमत्कारिक जन्म की कहानी। अब वापस मुख्य कहानी पर आते हैं। वीणा सभी को एक आइडिया बताती है कि क्यों ना वे इस हवेली को एक स्कैरी हाउस में बदलकर अपना बिजनेस शुरू करें। गांव के लोग भूतिया कहानियों और हॉन्टेड हाउस में काफी रुचि रखते हैं, लेकिन इस तरह का स्कैरी हाउस का कॉन्सेप्ट उनके लिए नया है। यह उन्हें बहुत पसंद आएगा और अगर यह चल निकला तो इससे हमारे रुके हुए पैसे भी मिल जाएंगे और अच्छी कमाई भी होगी। अथिया के डैड को यह आइडिया बहुत पसंद आता है और वे अथिया से भी सहमति मांगते हैं, लेकिन अथिया कुछ प्रतिक्रिया नहीं देता। अगले पल जब वह अपनी ड्राइंग देखता है तो वह देखता है कि हवेली का बंद गेट अब खुला हुआ दिखाई दे रहा है। इसे वह कालंगल के देवताओं का इशारा मानकर वीणा की बात मान लेता है। फिर अगत अपनी पूरी टीम के साथ वापस उसी हवेली में जाता है और सब रेनोवेशन के काम में जुट जाते हैं। हवेली में एक पुराना पियानो भी होता है जिसे धो पोंछकर स्कैरी हाउस का हिस्सा बना दिया जाता है। डराने के लिए कई नन की मूर्तियां भी जगह जगह प्लेस कर दी जाती हैं। इसी बीच हवेली से उन्हें एक पुराना फिल्म कैमरा और फोनोग्राफ रिकॉर्डर भी मिलता है। जल्द ही उनका स्कैरी हाउस बनकर तैयार हो जाता है और उम्मीद से भी बेहतर चलता है। उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है। इस खुशी के मौके पर वीणा सभी के लिए पियानो बजाती है और सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। वीणा अपनी फेवरेट धुन पलीज बजाती है जो सभी ने सुनी होती है। इस दौरान पियानो के कुछ बॉक्सेस अजीब ढंग से हिलने लगते हैं, जिससे सब चौंक जाते हैं। अथिया कहता है कि शायद ये संगीत किसी सीक्रेट डोर का कोड है और वीणा को धुन पूरी करने के लिए कहता है। जैसे ही वीणा धुन पूरी करती है, एक दरवाजा खुल जाता है जिसमें से उन्हें पुराना स्टेथोस्कोप, फिल्म रील और एक कंकाल मिलता है। यह देख सभी डरकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन अथिया वहीं रुक जाता है। वह फिल्म रील को खोलता है
और उसे महसूस होता है कि उसकी आत्मा उसकी बॉडी से बाहर निकलकर किसी दूसरे रियल्म में पहुंच गई है। वहां वह एक कपल को देखता है जिसमें से एक व्यक्ति पलटकर अथिया की ओर देखता है। तभी शंकर आकर उसे टोक देता है और उसकी आत्मा वापस शरीर में लौट आती है। यह अनुभव देखकर अथिया स्तब्ध हो जाता है और शंकर को यह सब बताने की कोशिश करता है, लेकिन शंकर को उसकी बातें समझ नहीं आती। इसके बाद एक न्यूज चैनल दिखाता है कि जल्द ही एक दुर्लभ खगोलीय घटना होने वाली है जिसे प्लैनेट परेड कहते हैं, जहां 8 ग्रह एक सीध में दिखाई देंगे। वीणा कलेक्शन के पैसे गिन रही थी, तभी टेबल की कील उसके हाथ में चुभ जाती है और खून की एक बूंद शीशे पर गिर जाती है। वह बूंद रहस्यमय तरीके से कई बूंदों में बदल जाती है। वीणा जब शीशे में देखती है तो उसके पीछे 2 स्टैचू 3 में बदल गए होते हैं और तीसरा स्टैचू हिलने लगता है। वह डर जाती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर स्टैचू के पास जाती है। पहले और दूसरे स्टैचू को चेक करने के बाद वह तीसरे स्टैचू की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह तीसरे स्टैचू को देखने की कोशिश करती है, कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो पलट कर देखती है तो पीछे कोई नहीं था। तभी भूत सामने से आकर उसे डरा देता है, लेकिन यह भूत नहीं था बल्कि अगत था। वीणा को समझ आता है कि वह तो अभी आया है और वह चादर में नहीं था। वीणा देखती है कि तीसरा स्टैचू भी वहां से गायब था। उसे यह सब बहुत अजीब लगता है और वह कहती है, मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या यह जगह हंटेड तो नहीं है? हालांकि इस समय अथिया का ध्यान फिल्म रील पर था और वह वीणा की बात को सीरियसली नहीं लेता। वह कहता है, शायद यह शंकर की कोई नई ट्रिक होगी, तुम्हें परखने के लिए कर रहा होगा। इसके बाद वह पुराने फिल्म कैमरे को प्रोजेक्टर की तरह इस्तेमाल करके रील को प्ले करता है। फिल्म चालू होती है जिसमें डॉक्टर सिद्धार्थन दिखाई देता है, जिसे शॉर्ट में सिद्धार्थ बुलाया जाएगा। सिद्धार्थ खुद को एक सिद्धा डॉक्टर बताता है। सिद्धा वास्तव में एक भारतीय चिकित्सा प्रणाली है जो आयुर्वेद की तरह है, लेकिन उससे भिन्न है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु या केरल के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है। इस वक्त सिद्धार्थ फ्रांस से भारत लौट रहा था और यह 1940 का समय था। सिद्धार्थ किसी खास मकसद से भारत लौटा था, लेकिन उसने अभी उसके बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया। पौंडीचेरी स्टेशन पर उमर अब्दुल्ला नामक एक व्यक्ति सिद्धार्थ का स्वागत करता है। रास्ते में सिद्धार्थ हर जगह एडविन डुप्लेक्स का नाम देखता है और अब्दुल्ला से पूछता है, आखिर यह एडविन डुप्लेक्स कौन है? अब्दुल्ला बताता है कि एडविन डुप्लेक्स एक फ्रेंच अधिकारी और तानाशाह है, जिसे लोग पौंडीचेरी का हिटलर भी कहते हैं। उसे भारतीयों को प्रताड़ित करने में बहुत मजा आता है और उनकी पीठ पर चाकू से चित्र बनाना उसकी पसंदीदा हॉबी है। अब्दुल्ला सिद्धार्थ को एडविन की हवेली में ले जाता है। वहां एक पार्टी का माहौल देखकर सिद्धार्थ पूछता है, यहाँ किसी तरह का सेलिब्रेशन चल रहा है क्या? अब्दुल्ला बताता है, आज एडविन की बहन जैकलीन का जन्मदिन है, उसी की तैयारी चल रही है। इसके बाद हम एडविन और उसके खास सेवक शास्त्री को देखते हैं। शुरू में जो भूत देखा गया था वह शास्त्री का ही था। अब्दुल्ला सिद्धार्थ को एडविन से मिलवाता है, लेकिन जब सिद्धार्थ एडविन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो एडविन उसे हाथ नहीं मिलाता और फ्रेंच में उसकी बेइज्जती करता है। उसे नहीं पता था कि सिद्धार्थ को भी फ्रेंच आती है, फिर भी सिद्धार्थ अभी उसे कुछ नहीं कहता। तभी सभी जैकलीन को लाते हैं जो व्हील चेयर पर थी। सिद्धार्थ शास्त्री से पूछता है कि जैकलीन को क्या हुआ था। शास्त्री बताता है कि जैकलीन 16 साल की थी जब एक दुर्घटना में उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी, जिससे उसके हाथ पैर दोनों ही लकवाग्रस्त हो गए थे। कई इलाज कराए गए, लेकिन कोई भी काम नहीं आया। सिद्धार्थ एडविन से कहता है, मैं जैकलीन को ठीक कर सकता हूँ। एडविन इसे असंभव मानता है। सिद्धार्थ कहता है, सिद्धा, चिकित्सा में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो तुम मुझे क्या दोगे? एडविन कहता है, अगर तुम ऐसा कर देते हो तो जो तुम चाहोगे वह मिलेगा। सिद्धार्थ कहता है, अगर मैं जैकलीन को ठीक कर दूं तो तुम्हें अपने भारतीय गुलामों को प्रताड़ित करने का शौक छोड़ना होगा। एडविन इसके लिए सहमत हो जाता है। फिर इसके बाद हम सभी को खाने की टेबल पर देखते हैं। सिद्धार्थ भी चुपचाप अपना खाना खा रहा था, लेकिन जैसे ही वह देखता है कि एक सर्वेंट जैकलीन को केक खिलाने जा रही थी, वह उसे टोक देता है और खुद से खाने के लिए बोलता है, जिससे जैकलीन हर्ट हो जाती है। फिर एडविन सिद्धार्थ से कहता है, डॉक्टर सिद्धार्थ, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जैकलीन हैंडीकैप्ड है, फिर भी आप यह बोल रहे हैं। लेकिन सिद्धार्थ बिल्कुल भी एजिटेट नहीं होता और इसके बाद भी वह जैकलीन पर तंज मारता है, जिससे जैकलीन का ईको हर्ट हो जाता है। अब वह अपनी सर्वेंट के हाथ से केक खाने से मना कर देती है और खुद से ही चम्मच उठाकर ट्राई करती है, और यही तो सिद्धार्थ चाहता था। जैकलीन बहुत ही मुश्किल से चम्मच अपने मुंह तक लेकर आती है और फाइनली वह केक खाकर दिखा देती है। सारे मेहमान जैकलीन की क्लिकिंग करते हैं और एडविन भी यह देखकर चौंक जाता है। फिर सिद्धार्थ जाकर जैकलीन से कहता है कि वह अपाइज नहीं है, वह ठीक हो सकती है। फिर वह एडविन से कहता है
कि कल सुबह 5:30 से वह जैकलीन की ट्रेनिंग शुरू करना चाहता है और एडविन इसके लिए हामी भी भर देता है। फिर अगले दिन जब जैकलीन चैन से सो रही थी तभी ठीक 5:30 पर सिद्धार्थ आकर उसे जगा देता है। अब भले ही जैकलीन को इतना सुबह उठने की आदत नहीं थी, लेकिन आदत उसे डालनी पड़ती है। फिर इसके बाद जैकलीन की स्ट्रेचिंग करवाई जाती है, उसे कड़वे कड़वे काढ़े पिलाए जाते हैं। कुल मिलाकर सिद्धार्थ के पास जो भी तकनीक थी वह सब कुछ उस पर ट्राई करता है। कई दिन तक यह सिलसिला चलता है, जिसके बाद जैकलीन इस काबिल हो जाती है कि अब वह अपना नाम भी ठीक से लिख पा रही थी। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वह अपने पैरों पर भी खड़ी हो जाती है। इसी बीच जैकलीन और सिद्धार्थ की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वह दोनों काफी करीब भी आ जाते हैं। लेकिन एडविन को यह बात रास नहीं आती और वह गुस्से में आकर उन पर गन तान देता है। लेकिन गोली चलने से पहले ही रील अटक जाती है और यह कहानी सस्पेंस में ही रह जाती है कि आखिर इसके बाद क्या हुआ था। लेकिन इतना सब देखने के बाद अथिया यह कहता है कि लगता है 1984 में यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ था। यहाँ पर जरूर कोई राज दफन है, लेकिन यह राज बाहर कैसे आएगा यह पता नहीं। खैर, अब कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ शो देखने आए एक कपल में से लड़के को मस्ती सजा देती है और वह अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एक पिरामिड वाले स्ट्रक्चर में चला जाता है। फिर अंदर से चीख सुनाई देती है और यह चीख उसी लड़के की थी। फिर जब वह सब देखने जाते हैं तो उस लड़के की गर्लफ्रेंड जोर जोर से रो रही थी और कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड को कुछ हो गया है, वह इस पिरामिड में से कहीं गायब हो गया। मामला काफी सीरियस हो जाता है। दूसरे विजिटर्स को लगता है कि यह जगह हंटेड है। बस फिर क्या था, न्यूज में बात आग की तरह फैल जाती है, जिससे इनका स्कैरी हाउस बंद हो जाता है। फिर अथिया निराश होकर अपनी किस्मत को ही कोसने लगता है कि हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आती है, जो कहा करती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला हर मुश्किल वक्त को भी पलट देता है। अब यह सब याद करके अथिया खुद को पॉजिटिविटी से भरा हुआ महसूस करता है। तभी ऊपर से एक कुल्हाड़ी आकर गिरती है। फिर जब वह उस कुल्हाड़ी को हाथ लगाता है तो उसमें कुछ विजुअल्स दिखाई देते हैं, जिसमें वह एक फ्रीडम फाइटर और उनके फॉलोअर्स को देखता है। फिर अंत में वह किसी की मौत भी देखता है। यह सब देखकर वह चौंक जाता है। फिर वह नोटिस करता है कि जिस जगह पर वह कुल्हाड़ी लगी थी उसके ठीक नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट था। फिर जब वह वहां देखने जाता है तो उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी लाद से एक बॉडी नीचे गिरती है और यह वही लड़का था जो गायब हो गया था। वह काफी डरा हुआ था और अथिया को पीछे देखने के लिए कहता है। अथिया जब पलटकर देखता है तो उसे वीणा दिखाई देती है और वह बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। अगली बार जब उसे वीणा कहकर बुलाता है तो वह कहती है कि मैं वीणा नहीं हूँ, जैकलीन हूँ, और उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है और बेहोश होकर गिर पड़ती है। इसके बाद अथिया उसकी बॉडी से जैकलीन की आत्मा को निकलते हुए देखता है। फिर जो वीणा को देखने जाता है तो नोटिस करता है कि वीणा ने हाथ में कोई बुक पकड़ी हुई थी, जो कि असल में 1940 के टाइम की डायरी थी। फिर जब वीणा को होश आता है तो अथिया उसे बताता है कि उसे जैकलीन की आत्मा ने पोसेस कर लिया था। तब तुम्हारे पास से मुझे एक डायरी मिली थी, शायद वह हमें कुछ बताना चाहती है। फिर दोनों उस डायरी को पढ़ते हैं। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां पता चलता है कि एडविन ने अब भी सिद्धार्थ और जैकलीन को नहीं मारा था, वह दोनों जिंदा थे। और अब सिद्धार्थ यहाँ पर रिवील करता है कि असल में वह इंडिया किस काम से लौटा है। कहानी 1918 की है, जब स्पेनिश फ्लू की महामारी फैली हुई थी। उस टाइम किसी के पास इसका इलाज नहीं था। सिद्धार्थ के डैड भी एक सिद्धा डॉक्टर थे और वह भी इसकी दवाई पर काम कर रहे थे। और दोस्तों, यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि अथिया की डिलीवरी के वक्त जो डिवाइन लेडी किसी एंजल की तरह उस मंदिर में आई थी, वह सिद्धार्थ की माँ थी। खैर, सिद्धार्थ के डेड फ्लू की दवाई बना भी लेते हैं और पूरी दुनिया के सामने जाकर दावा करते हैं कि उनके पास इस महामारी की दवाई है, लेकिन कोई उन पर यकीन नहीं करता। उल्टा उनका मजाक बनाया जाता है। सिद्धार्थ के डैड इस बात को सहन नहीं कर पाते और खुद को ही खत्म कर लेते हैं कि मुझे ऐसी दुनिया में नहीं रहना। तब सिद्धार्थ ने उनकी चिता पर कसम खाई कि उसके डैड की जिस विद्या को दुनिया ने नकार दिया, एक दिन उसे ग्लोबल लेवल पर साबित करेगा और उसे पहचान दिलाएगा। फिर सिद्धार्थ को एक फ्रेंच आदमी ने गोद ले लिया और उसे लेकर फ्रांस चला गया। सिद्धार्थ ने वहीं पर सिद्धा तकनीक को प्रैक्टिस किया और बड़ा होकर फ्रांस का एक लताद वन एंड ओनली सिद्धा डॉक्टर बना। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब फ्रेंच आर्मी को बोन कैंसर की समस्या आई, तब फ्रेंच कॉन्फ्रेंस में जाकर सिद्धार्थ ने कहा कि अपनी सिद्धा तकनीक से वह बोन कैंसर की दवाई बना सकता है और वह इतनी पावरफुल होगी कि जो पेशेंट लास्ट स्टेज पर होगा वह भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन बाकी सबको सिद्धार्थ की बातें बचकाने लगती हैं।
वह उसे वहां से भगाने लगते हैं, लेकिन जो फ्रांस की पीएम थी उसे तो हर हाल में इस प्रॉब्लम को खत्म करना था। इसीलिए वह सिद्धार्थ पर भरोसा करके उसे चांस देती है और सिद्धार्थ फ्रांस की पीएम से यही वादा करके आया था कि वह इंडिया से दवाई लेकर ही लौटेगा और यहीं पर डायरी खत्म हो जाती है। ये सब जानने के बाद अथिया एकदम से सीरियस हो जाता है और वह रिवील करता है कि उसकी मां को बोन कैंसर है, वह भी लास्ट स्टेज पर है। वह कहता है कि अगर 1940 में डॉक्टर सिद्धार्थ इसकी दवाई बनाने यहाँ आए थे और अगर इसका एक पर भी चांस हुआ कि वह सफल हुए थे तो उस दवाई से मेरी मां की जान बच सकती है। वरना कहता है लेकिन हमारे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। अथिया कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसी कोई दवाई एग्जिस्ट करती है तो मैं उसे पाताल से भी खोज कर लाऊंगा। तभी जैकलीन की आत्मा वहां पर आती है। वह फिर कहती है वह आ रहा है और ने वहां से जाने के लिए कहती है। अब इससे पहले कि दोनों को समझ पाते वहां पर सब कुछ फूटने फाटने लगता है, यहाँ तक कि जमीन भी फट जाती है और फिर वह आ ही जाता है जिसके बारे में जैकलीन बता रही थी और यह था एडविन डुप्लेक्स का भूत। वह कहता है मैं किसी इंडियन को यहाँ से कुछ भी ले जाने नहीं दूंगा और हंटर मारकर उन्हें हवेली से बाहर फेंक देता है और हवेली का गेट भी परमानेंटली बंद कर देता है। तभी अथिया को अपने डैड का कॉल आता है और उसे यह खबर मिलती है कि उसकी माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है। वह तुरंत हॉस्पिटल जाकर अपनी माँ को देखता है जिन्हें इतनी तकलीफ में देखकर वह बेहद परेशान हो जाता है। वह दवाई पाने के लिए और भी डेस्परेट हो जाता है, लेकिन इसके लिए उसे हवेली का राज भी जानना पड़ेगा और अब तो वह हवेली के अंदर भी नहीं जा पा रहे थे। इस राज को जानने के लिए वह डुप्लेक्स की पत्नी हेलन के पास जाता है जो उससे पहले कभी फेस टू फेस नहीं मिली थी। डील एक ब्रोकर के जरिए हुई थी। हेलन को अथिया को पहली बार देखकर हैरानी होती है और वह सदमा खाकर बेहोश हो जाती है। उसकी तबीयत खराब थी, इसीलिए वह अगले दिन किसी के जरिए एक बॉक्स भेज देती है जिसमें सिलेंडर जैसा कुछ और चीजें होती हैं। लेकिन अथिया को कुछ समझ नहीं आता कि इनका क्या करना है। वह सोचते सोचते सो जाता है और सपने में वह हवेली जाता है जहाँ हेलन सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती है। अथिया उसका पीछा करते हुए ऊपर चला जाता है। ऊपर एक रूम में हेलन कुछ ढूंढ रही होती है। अथिया गुस्से में पूछता है ये सब क्या चल रहा है, तो हेलन उसे चुप रहने को कहती है क्योंकि डुप्लेक्स आ जाएगा, लेकिन वह फिर भी चिल्लाता है। तभी फोटो से डुप्लेक्स की आत्मा बाहर आती है और हेलन को हंटर से मारने लगती है। जैकलीन की आत्मा जब उसे रोकने की कोशिश करती है तो उसे भी मारने लगती है। इतने में हेलन किसी तरह ड्रॉर से सेम सिलेंडर निकालकर अथिया की तरफ उछाल देती है। अथिया उसे लपक कर कैच कर लेता है और उसे लेकर खिड़की से बाहर कूद जाता है और इसी के साथ उसका सपना भी टूट जाता है। इस सपने से अथिया को समझ आता है कि वह सिलेंडर जिसे वह पहले फालतू समझ रहा था असल में काम का था। उसमें एक वॉइस सिलेंडर था जिसे उस फोनोग्राफ में लगाया जाता है जो उन्हें पहले मिला था। वे लोग उस वॉइस सिलेंडर को लगाकर उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहां पता चलता है कि सिद्धार्थ ने अपना खुद का सेंटर खोल लिया था और वह दिन रात काम करके बोन कैंसर की दवाई बनाने में लगा हुआ था। एक दिन डुप्लेक्स उस सेंटर पर आता है और सिद्धार्थ की दवाइयों को फूस और मिट्टी का पाउडर बताकर मजाक उड़ाने लगता है। इस पर सिद्धार्थ भड़क जाता है और कहता है जुबान संभाल कर बात करो, जो तुम फालतू पाउडर कह रहे हो वह तुम्हारे गन पाउडर से ज्यादा पावर रखता है। फिर वह डुप्लेक्स को वहां से जाने के लिए कहता है। डुप्लेक्स वहां से चला तो जाता है लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अगले दिन वह फिर से सेंटर पर जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पौंडीचेरी का फ्रीडम फाइटर नानजी लन भी उसकी ताक में बैठा था। डुप्लेक्स का ध्यान हाथी पर था और वह हाथी के पैर के पास गोली चला देता है जिससे हाथी डर जाता है। डुप्लेक्स का प्लान था कि हाथी बेकाबू होकर सब कुछ बर्बाद कर देगा, लेकिन हाथी बहुत स्मार्ट था और उसे समझ में आ गया कि गोली डुप्लेक्स ने चलाई है, इसलिए वह सीधे डुप्लेक्स की तरफ दौड़ता है। सिद्धार्थ सामने आकर उसे बचा लेता है और साथी को भी शांत कर देता है। डुप्लेक्स फाइनली अपनी गलती मानता है और सॉरी बोलता है। इन सब के चक्कर में नानजी लन का प्लान फेल हो जाता है और वह वहां से चला जाता है। सिद्धार्थ और डुप्लेक्स की दोस्ती हो जाती है। डुप्लेक्स उसे अपना एक सीक्रेट बेसमेंट दिखाता है जो अंदर से किसी पिरामिड जैसा लगता था। डुप्लेक्स बताता है कि वह इजिप्शियन विश्वासों को मानता है जिसमें मरने के बाद भी जीवन की बात की गई है। वह भी मरने के बाद किसी फैरो की तरह अपनी मम्मी बनवाना चाहता था। सिद्धार्थ अब दवाई बनाने में व्यस्त था और फाइनली वह कैंसर की दवाई बना लेता है। अब वह फ्रांस लौटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन फ्रांस जाने से पहले वह जैकलीन से मिलने जाता है। वह कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन मैं फ्रांस से लौटकर तुम्हें बताऊंगा। जैकलीन शर्माकर कहती है मुझे पता है कि आप क्या बताना चाहते हो, लेकिन इससे पहले की बात आगे बढ़े नानजी लन वहां आ जाता है और अब उसका निशाना जैकलीन थी। वह उसकी तरफ एक एक्स उछाल देता है, लेकिन सिद्धार्थ शीशे में देख लेता है
और समय पर उस एक्स को पकड़ लेता है। अब सिद्धार्थ का सीधे नांजीलन और उसके साथियों से सामना होता है। यहाँ यह साफ होता है कि सिद्धार्थ सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन फाइटर भी है। नांजीलन और उसके साथियों को अकेले ही पीटकर घायल कर देता है, लेकिन फिर अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वह क्या कर रहा है। वह अपने ही लोगों को पीट रहा है। तभी उसके अंदर का डॉक्टर जाग उठता है और वह सभी को अपने सेंटर में ले जाकर उनका इलाज करता है। ठीक होने के बाद नांजीलन चुपचाप अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। इन सब घटनाओं के बाद हम सिद्धार्थ और जैकलीन को एक साथ देखते हैं। सिद्धार्थ उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर फोनोग्राफ की रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वह अपने दिल की बात कर रहा होता है। जैकलीन वो सब सुनकर वही सीन इमेजिन करती है जिसे उसने रील खोलने के बाद देखा था। तभी डुप्लेक्स आकर बताता है कि उसने सिद्धार्थ की टिकट करवा दी थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि चोरी से नांजिल भी हवाली में घुस आया था। तभी सिद्धार्थ को गोली लगती है और वह गिर पड़ता है। फिर तुरंत ही नांजीलन वहां से भाग जाता है। डुप्लेक्स जोर से चिल्लाता है कि नांजिल ने डॉक्टर को गोली मार दी। यह सब सुनकर जैकलिन तुरंत अपनी आंख से पट्टी हटाती है और सिद्धार्थ को इस हालत में देखकर घबरा जाती है। डुप्लेक्स उसे तुरंत मदद बुलाने के लिए बाहर भेजता है। जैकलिन भागकर मदद लेने जाती है और रिकॉर्डिंग यहीं पर रुक जाती है। कहानी फिर से वर्तमान में आ जाती है जहां ये लोग बातें कर रहे थे कि मतलब नांजिल ने सिद्धार्थ को मारा था, लेकिन तभी हेलन आकर बताती है कि यह सच नहीं है। गोली डुप्लेक्स ने नहीं चलाई थी और नांजिल पर यह इल्जाम लगा दिया था, जबकि वह तो डुप्लेक्स को ही मारने आया था। और जैकलिन जब मदद लेने बाहर गई थी तब डुप्लेक्स सिद्धार्थ को बताता है कि उसने उसे कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं था और दोस्ती का सब नाटक था। एक भारतीय कभी उसका दोस्त नहीं बन सकता, सिर्फ गुलाम बन सकता है। और वह बिल्कुल भी नहीं चाहता कि फ्रांस की पीएम के सामने किसी भारतीय या उसकी दवाई का नाम हो। वह तो इस दवाई का फार्मूला चुराकर खुद अपने नाम पर पेटेंट करवा लेगा। तब मरते मरते सिद्धार्थ कहता है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और मैं एक दिन लौटकर तुझसे बदला लेने जरूर आऊंगा। इस पर डुप्लेक्स हंसने लगता है। फिर जब तक जैकलिन मदद लेकर आती है, सिद्धार्थ और लेडी खत्म हो चुके थे। यह देखकर जैकलिन फूट फूट कर रोती है। फिर सिद्धार्थ की मौत की खबर जब फ्रांस पहुंचती है तो उसे फ्रॉड बताया जाता है कि दवाई नहीं बना पाया तो खुद को खत्म कर लिया। फिर डुप्लेक्स बाहर से इजिप्शियन ओल्ट बुलवाकर सिद्धार्थ की मम्मी बनवाकर मंत्र पढ़वाकर उसके ताबूत को कुएं में डलवा देता है ताकि मरने के बाद वह कभी लौट कर ना आ सके। फिर सिद्धार्थ के लोगों को मारकर उसके सेंटर में भी आग लगा देता है। डुप्लेक्स की दरिंदगी यहाँ पर भी नहीं थमती, जबकि सिद्धार्थ को नांजिल ने नहीं बल्कि डुप्लेक्स ने मारा था। यह सब सिलेंडर में रिकॉर्ड करके और अपनी भाभी यानी कि हेलन को देकर कहता है कि वह किसी तरह फ्रांस की पीएम तक पहुंचा दे। फिर वह सिद्धार्थ की दवाइयां और फार्मूले वाले नोट्स भी डुप्लेक्स से चुरा लेती है। डुप्लेक्स समझ जाता है कि जैकलिन का ही काम है। वह उसे सब जगह ढूंढने लगता है, लेकिन जैकलिन उसे कहीं नहीं मिलती क्योंकि वह सारा सामान लेकर पियानो में छुप गई थी। लेकिन कुछ समय बाद डुप्लेक्स को पता चल जाता है कि वह पियानो में छुपी है। फिर वह उसी पियानो को प्ले करने लगता है, जिसे सुनकर जैकलिन घबरा जाती है क्योंकि अब वह पकड़ी जाएगी। धुन के पूरा होते ही डुप्लेक्स उसे पकड़कर बाहर निकालता है और फिर उसे चमोक से बुरी तरह से पीटकर टॉर्चर करता है और अंत में उसके गले में वही चमोक लपेटकर उसका दम घोंटकर उसे खत्म कर देता है और बॉडी को उसी पियानो में डालकर बंद कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि पियानो से जो कंकाल निकला था वह जैकलिन का ही था। इतना सब करने के बाद भी डुप्लेक्स खुश हो रहा था, लेकिन अब उसके पाप का घड़ा भर चुका था। अचानक उसकी हवेली पर एक आक्रमण होता है और यह आक्रमण फ्रीडम फाइटर की एक आर्मी ने किया था जो नांजिल की मौत से काफी आक्रोशित थी। हवेली में घुसने से क्षत्रिय उन्हें नहीं रोक पाते। क्षत्रिय यह सब जाकर डुप्लेक्स को बताता है तो बचने के लिए वह कॉफिन में छुपने की सोचता है, लेकिन दवाई और फार्मूला भी किसी भारतीय के हाथ न लगे, इसलिए वह उन्हें भी कॉफिन में रख देता है और फिर उन्हीं के साथ वह कॉफिन में छुप जाता है। फिर क्षत्रिय भी कॉफिन बंद करके किसी कोने में जाकर छुप जाता है। यहाँ पर डुप्लेक्स का पैन काम कर जाता है। वे लोग उसे नहीं ढूंढ पाते, लेकिन क्षत्रिय पकड़ा जाता है और उसे खत्म कर दिया जाता है। तब तक डुप्लेक्स का भी दम घुटने लगता है। वह कॉफिन को खोलने के लिए क्षत्रिय को जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन वह पहले ही खत्म हो चुका था। फिर इसी कॉफिन में दम घुटने के कारण डुप्लेक्स भी खत्म हो जाता है। अकेली हेलन ही थी जो हवेली से बचकर निकलने में कामयाब हो पाई थी। ये सब जानने के बाद उन्हें समझ आता है कि अब दवाई उन्हें उसी कॉफिन से मिलेगी। अगय बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना तुरंत निकलता है और गेट खोलने के लिए उस पर लात मारता है, लेकिन गेट नहीं खुलता बल्कि उल्टा वही गेट पीछे जाकर गिर जाता है। तब अगय संत कालकी को याद करता है
और उनसे मदद मांगता है। काल्की उसकी सुन भी लेते हैं और उसे मानसिक रूप से बताते हैं कि आज थोड़ी देर में ग्रह मल्लिका का योग बनने वाला है। इसके दौरान बड़ी से बड़ी ईवल फोर्स भी वीक हो जाती है, लेकिन इसका असर सिर्फ 11 मिनट तक रहेगा। इसी दौरान तुम्हें अपना काम खत्म करके उस शैतान डुप्लेक्स की बॉडी को जलाना होगा, नहीं तो वह पहले से ज्यादा पावरफुल होकर लौट आएगा और फिर उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर अगय देखता है कि योग का असर शुरू हो चुका था। अब वह हवेली का गेट आसानी से खोलकर अंदर घुस जाता है और फिर अंदर जाकर वह कॉफिन भी ढूंढ ही लेता है, लेकिन हर तरह की कोशिश करने के बाद भी उसे खोल नहीं पाते। तभी वह नोटिस करते हैं कि कास्क के चारों तरफ जो शेर के स्टैचू बने थे, उनमें से एक शेर अलग दिशा में देख रहा था। वहां एक बड़ी सी चेन लगी थी। अगय तुरंत समझ जाता है कि इस चेन को खींचने से ही यह कास्क खुलेगा। फिर वह उछलकर चेन पर लटक जाता है, लेकिन वह बहुत भारी था। बिना और शंकर भी उसे खींचने में मदद करते हैं और फिर फाइनली वह कास्क खुल जाता है। फिर वह जल्दी से सारा सामान और मान निकालकर एडविन को आग लगाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन ये लोग लेट हो चुके थे। 11 मिनट पूरे हो चुके थे, इसलिए अब वह आग एडविन को जला नहीं पाती और वह पहले से भी ज्यादा पावरफुल होकर वापस आता है। वह तीनों अब हवेली से बाहर नहीं जा पाते। एडविन उनसे सारा सामान छीन लेता है और तीनों की गर्दन पकड़कर हवा में लटका देता है। दूसरी तरफ अथिया के पिता मंदिर में उसकी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जल्दी ही प्रार्थना का असर दिखाई देता है। कुएं में जो सिद्धार्थ का कास्नेट पड़ा था वह टूट जाता है और सिद्धार्थ की आत्मा आकर उन लोगों को बचाती है। अब यहाँ पर मुख्य ट्विस्ट खुलता है। सिद्धार्थ बताता है कि वह असल में नांजील का पुनर्जन्म है। इसी कारण हेलन को उसे देखकर अचानक झटका लगा था। सिद्धार्थ बताता है कि उसका जन्म एडविन को खत्म करने के लिए हुआ है। पिछले जन्म में वह भारत माँ के लिए उससे लड़ते हुए शहीद हो गए थे, लेकिन इस जन्म में वह उसे हराकर अपनी माँ को बचाएंगे। फिर अथिया के अंदर नांजील की आत्मा आ जाती है और वह नांजील बनकर डुप्लेक्स से लड़ता है, लेकिन डुप्लेक्स उस पर भारी पड़ रहा था। तब सिद्धार्थ उसकी मदद करता है। फिर दोनों मिलकर डुप्लेक्स का सामना करते हैं। अब सिद्धार्थ देसी डॉक्टर स्ट्रेंज बन जाता है और डुप्लेक्स को पकड़ लेता है। फिर सिद्धार्थ एक एक्स में बदल जाता है और अथिया देसी फाल्कन बनकर उसी एक्स से डुप्लेक्स को खत्म कर देती है। इन सब के बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। जैकलीन और सिद्धार्थ आखिरकार आत्मा के रूप में एक दूसरे से मिलते हैं, जहां सिद्धार्थ उसे वह बोल देता है जो वह जिंदा रहते हुए नहीं कह पाया था, यानी कि आई लव यू। फिर दोनों साथ में अपनी दुनिया में चले जाते हैं। अंत में अथिया अपनी माँ को सीधे क्लिनिक लेकर जाती है और डॉक्टरों को दवाइयां दे देती है, जिससे उसकी माँ का इलाज किया जाता है और वह पूरी तरह ठीक हो जाती है और इस तरह यह फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, यह थी अथिया मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और कीप वॉचिंग।